हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का इस प्यारे से सेशन में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके साइक्लोन एंड टोर्नेडोज। ये जो आपके साइक्लोन एंड टोर्नेडोज होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे कि आखिर आपके अब हम लोग साइक्लोन में भी दो तरह के साइक्लोन पढ़ेंगे, जिसमें आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, दूसरा हमारा टेम्परेट साइक्लोन होता है। तो हम लोग जानेंगे कि आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि क्या करते हैं, जरूरी होते हैं। ठीक है, तो हम लोग आपको बता दें कि हम लोग कुछ ट्रॉपिकल साइक्लोन में, यानी जो हमारा ये ट्रॉपिकल साइक्लोन का इमेज है अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन जब मैं सारी चीजें बता दूंगी कि हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो कि जिम्मेदार होते हैं, तब ये सारी चीजें आपको क्या होगी, समझ में आ जाएगी। फिर हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन के पढ़ने के बाद टेम्परेट साइक्लोन को पढ़ेंगे कि यह किस क्षेत्र में यह टेम्परेट साइक्लोन आता है। फिर हम लोग टोर्नेडोज को देखेंगे। तो ये क्या हो जाता है, हमारा कुछ ट्रॉपिकल साइक्लोन का हमने आज हम इमेज लाए हैं और इसी इमेज में हम आपको क्या करेंगे, चीजों को बताएंगे। और आपको बता दें कि जो हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है वह क्या होता है, बहुत ही ज्यादा क्या होता है, विध्वंसक होता है। जिस भी क्षेत्र में आता है वहां पर बहुत ही ज्यादा तबाही लाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आपके साइक्लोन क्या होते हैं। सबसे पहले तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन को बाद में पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि आपका साइक्लोन क्या होता है, यानी चक्रवात क्या होता है। जब तक हम लोग चक्रवात को नहीं समझेंगे, यानी साइक्लोन को नहीं समझेंगे, तब तक आपको तो ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन समझ में भी नहीं आएगा। तो आइए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले साइक्लोन को समझते हैं कि आपके चक्रवात क्या होते हैं। देखिए, साइक्लोन, तो साइक्लोन समझने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा आपको जो जो भी बच्चे हमारे क्लाइमेटोलॉजी का जो सेशन किए होंगे उन्हें तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा जो भी आज हम चीजें बताएंगे। मान लीजिए होता क्या है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए कोई स्थान है, यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर है। लो प्रेशर सबको पता है कि लो प्रेशर कब बनता है, जिस भी रीजन में क्या होता है, हमारा टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। जिस भी रीजन में आपका क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वह क्या होता है, हाई होता है। तो वहां की जो हवाएं होती है, हवाएं गर्म होकर क्या होती है, हल्की होती है। और गर्म हवाएं हल्की होकर क्या करती है, ऊपर की तरफ क्या करती है, राइज करती है। और जब सारी हवाएं हमारे ऊपर की तरफ चल जाएगी तो यहाँ पे क्या बन जाता है, लो प्रेशर बन जाता है। तो हमने क्या कहा कि एक स्थान है, कोई भी स्थान हो सकता है, जहां पर क्या बन जाता है, आपका लो प्रेशर बन जाता है। हमने आपको बताया कि मैम यहाँ पे लो प्रेशर क्यों बन रहा है, क्योंकि हमने बताया कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा है। लेकिन हमने कहा कि यहाँ बीच में तो क्या है, आपका लो प्रेशर है, लेकिन यहाँ पे इसके आसपास में क्या आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको हाई प्रेशर देखने को मिल रहा है। यानी इसके आसपास में क्या है, हाई प्रेशर है। तो जब भी इसके आसपास में हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर क्यों होता है, क्योंकि जहां पर भी टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, वहां की हवाएं क्या होती है, भारी होती है। और भारी हवाएं क्या करती है, नीचे की तरफ डिसेंट करती है। तो आपका यहाँ पे क्या बन जाता है, हाई प्रेशर बन जाता है। तो आप सभी को थोड़ा सा पता होगा, हमने आपको क्लाइमेटोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि जो हमारा विंड होता है वह आपके हाई प्रेशर से कहाँ चलता है, लो प्रेशर की तरफ क्या करता है, मूव करता है। तो हमने क्या कहा कि आपका ये रीजन हो गया लो प्रेशर का और इसके चारों तरफ क्या है, हाई प्रेशर है। तो होता क्या है, जनरली हमने बताया कि जो हमारी विंड होती है वह आपके हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो यहाँ पे होगा क्या कि जब बीच में लो प्रेशर है तो चारों तरफ से हवाएं क्या करेगी, यहाँ पे बीच में क्या करेंगी, जाएंगी। यहाँ पे इसके कमी को दूर करने के लिए बोलेंगे अच्छा तुम टेंशन मत लो, हम यहाँ से बहुत सारे हवा आ रहे हैं। तो यहाँ पे लगातार क्या होता है, हवा आता है। तो फिर चारों तरफ से जब यहाँ पे हवा आता है तो ये भी हवा क्या होगा, यहाँ से गर्म होके ऊपर की तरफ क्या करेगा, राइज करेगा। क्योंकि इस रीजन में क्या है, जो आपका टेम्परेचर है वह क्या है, हाई है। तो जब ये हमारा जो हवा है यह आपके ऊपर की तरफ क्या करता है, राइज करता है, तो यह आपके कोरियोलिस फोर्स के कारण क्या करता है, स्पाइरल मूवमेंट करने लगता है। यानी साइक्लोनिक फॉर्म में क्या करने लगता है, मूवमेंट करने लगता है ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। अब कोरियोलिस फोर्स क्या होता है उससे भी बताएंगे। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले तो आपको समझना है कि किसी भी स्थान पे आपके बीच में लो प्रेशर बनता है और जैसे हमारा लो प्रेशर बना और इसके
चारों तरफ क्या है, हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमारी विंड चलती है, तो चारों तरफ से हवाएं क्या हो रही है, इस लो प्रेशर के पास आ रही है। तो जब इस लो प्रेशर के पास आ रही है तो हमने कहा कि यहाँ पर जब सारी हवाएं आ गई तो यहाँ से भी हवाएं क्या करेगी, गर्म होकर ऊपर उठेगी। क्यों उठेगी, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है। तो हमने कहा कि जब हवाएं यहाँ से गर्म होकर ऊपर की तरफ राइज करेगी तो यह क्या करेगी, आपके स्पाइरल मूवमेंट में क्या करेगी, राइज करेगी, यानी साइक्लोनिक फॉर्म में क्या करेगी, यह राइज करेगी। किसके कारण, तो हमने कहा कोरियोलिस फोर्स के कारण। अब यहाँ पे आपका एक फोर्स आ जाता है जो कि क्या है, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है उसे हमें समझना है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, ये जो हमारा हवाएं होती हैं यह स्पाइरल मूवमेंट करने लगती हैं, स्पाइरल मूवमेंट करती है, या साइक्लोनिक फॉर्म में क्या करती है, आपकी मूवमेंट करती है, साइक्लोनिक फॉर्म में मूवमेंट करती है। किसके कारण, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, यहाँ पे लिख लो ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया। तो आपसे साइक्लोन का क्या पूछ सकता है, डायरेक्शन पूछ सकता है कि हमारे साइक्लोन का नॉर्थ हेमिस्फीयर में डायरेक्शन क्या होता है और आपके साउथ हेमिस्फीयर में हमारे साइक्लोन का डायरेक्शन क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि ये जो हमारे साइक्लोन होते हैं, देखो जो हमारे साइक्लोन होते हैं, कहाँ लिख दे, इनका जो डायरेक्शन होता है वो आपके नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में होते हैं। तो देखिए यहाँ पे साइक्लोन का डायरेक्शन ऑफ साइक्लोन, डायरेक्शन ऑफ साइक्लोन, यानी अगर हम आपसे साइक्लोन का डायरेक्शन पूछते तो जो साइक्लोन का डायरेक्शन होता है वह आपके नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। यहाँ पे लिख लीजिए नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है। एंटी क्लॉकवाइज क्यों होता है अभी हम बता रहे हैं, और कोरियोलिस फोर्स क्या होता है जिसके कारण हमारी जो हवाएं होती है स्पाइरल मूवमेंट करने लगती है, अभी बता रहे हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है वहां पे जो आपके साइक्लोन का डायरेक्शन होता है वह क्या होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक वाइज होता है। और सदर्न हेमिस्फीयर में इसका डायरेक्शन क्या होता है, तो आपके सदर्न हेमिस्फीयर में जो इसका डायरेक्शन होता है वह क्लॉकवाइज होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, तो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया, इतना बातें हमने आपको बता दिया। सबसे पहले हमने तो बताया कि आपका साइक्लोन क्या होता है, तो हमने कहा कि हमारे बीच में क्या होता है, कहीं पर आपका लो प्रेशर बनता है और इसके चारों तरफ क्या होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है। तो आपको हमने बता दिया कि जनरली होता है क्या है कि जो हमारी विंड होती है वो आपके हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो हमने कहा कि अब जो सारी विंड होती है वह हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएंगी। तो जब सारी विंड यहाँ पर आ जाती है, इस लो प्रेशर के पास आ जाती है, तो यहाँ पर से भी हवाएं हमारी गर्म होकर क्या होती है, ऊपर उठती है। तो जब यह ऊपर उठती है तो स्पाइरल मूवमेंट या साइक्लोनिक फॉर्म में क्या करती है, मूवमेंट करती है। हमने कहा किसके कारण, तो आपके कोरियोलिस फोर्स के कारण। फिर हमने यहाँ पे आपको बताया कि हमारे डायरेक्शन क्या होता है साइक्लोन का, तो हमने कहा कि हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारे साइक्लोन का डायरेक्शन क्या होता है, तो वह एंटी क्लॉकवाइज में मूवमेंट उनका होता है, और आपके सदर्न हेमिस्फीयर में वो क्लॉकवाइज में क्या करती है, मूव करती है। तो हमने आपको ये बता दिया। अब हमें जानना है कि हमारे कोरियोलिस फोर्स क्या होते हैं जिसके कारण जो हवाएं होती है वो साइक्लोनिक फॉर्म में क्या करती है, मूवमेंट करती है। और आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उसी कोरियोलिस फोर्स के कारण जो हमारा डायरेक्शन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, अपने कोरियोलिस फोर्स को समझते हैं। कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, ज्यादा इसमें समय नहीं लेंगे, लेकिन इसको समझे बिना आपको चीजें समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा कोरियोलिस फोर्स क्या होता है। आपको सबको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है, यानी जो हमारी अर्थ है, वह क्या करती है, वेस्ट टू ईस्ट क्या करती है, अपने एक्सिस पर क्या करती है, रोटेट करती है, यानी वेस्ट टू ईस्ट। तो जो हमारी पृथ्वी क्या करती है, स्टार्ट हो गया।
तो हमने क्या कहा कि जब आपकी अर्थ जो है वह क्या करती है, आपके वेस्ट टू ईस्ट क्या करती है, रोटेट करती है, तो हमारे पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, यानी हमने क्या कहा, मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, आपका इक्वेटर हो गया, जो कि हमारे क्या करता है, पृथ्वी को नॉर्दर्न तथा सदर्न हेमिस्फीयर में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो ये क्या हो गया, हमारा इक्वेटर हो गया। तो हमने क्या कहा कि हमारे पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण हमारे पृथ्वी के सतह पर जितनी भी चलायमान वस्तुएं हैं, जो कि फ्री फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, उनमें क्या होता है, डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, यानी विक्षेपण देखने को मिलता है। और उसी विक्षेपण को हम लोग क्या कहते हैं, कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। तो हमने क्या कहा, फिर से समझ लीजिए कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण हमारे पृथ्वी के सतह पर जितनी भी क्या है, फ्री फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, उनमें क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है, यानी विक्षेपण होता है। उसी विक्षेपण को हम लोग क्या कहते हैं, आपका कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए जो हमारी विंड है वह आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऐसे सीधा जा रही थी, लेकिन इस पे होगा क्या कि इस पे अब आपका क्या लग जाएगा, कोरियोलिस फोर्स लग जाएगा। और कोरियोलिस फोर्स क्या करता है, थोड़ा सा चीजों को क्या करता है, मोड़ देता है। तो यह हमारे विंड के क्या होगा, 90 डिग्री पर लगेगा और हमारे विंड को क्या कर देगा, यह मोड़ देगा। तो जो हमारी विंड है वह सीधे ना जाके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगी, राइट की तरफ मुड़ जाएगी। तो यह क्या हो जाती है, आपके राइट की तरफ मुड़ जाती है। और वही जो हमारी विंड है वह सदर्न हेमिस्फीयर में क्या करेगी, लेफ्ट की तरफ क्या हो जाएगी, बैंड कर जाएगी। यह क्या हो जाएगी, आपके लेफ्ट की तरफ बैंड कर जाएगी। आपने कहा कि मैम हमारा जो राइट है ये भी इसी तरफ है और जो हमारा लेफ्ट है वो भी इसी तरफ है। तो आप लोग ऐसे समझो कि जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमारा राइट हैंड क्या हो गया, ये हो गया, और हम जब नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड कहाँ जा रहा है, इधर ही जा रहा है। तो यही है आपका हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में जो हमारा विंड होता है वह हमारे कोरियोलिस फोर्स के कारण कहाँ मुड़ जाता है, तो आपके लेफ्ट में मुड़ जाता है। और आपके सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, आपके राइट में मुड़ जाता है। तो इससे हमें समझ में क्या आता है कि यानी हमारे पृथ्वी के सतह पर जो भी हमारी विंड होगी वह सीधे नहीं जा सकती है, उसमें थोड़ा सा क्या होगा, हमारे कोरियोलिस फोर्स के कारण क्या होगा, थोड़ा सा ऐसे यह मुड़ जाती है। तो होता क्या है, किसी किसी रीजन में क्या होता है कि जहां पर विंड का जो स्पीड होता है बहुत ज्यादा होता है, तो आपका कोरियोलिस फोर्स भी क्या होता है, ज्यादा होता है। जिस कारण क्या होता है कि हमारी जो विंड है यह मुड़ मुड़ के क्या करती है, कुछ ऐसे फॉर्म में क्या होती है, मूवमेंट उनका होने लगता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया कि हमारा कोरियोलिस फोर्स क्या है। कोरियोलिस फोर्स के कारण हमारा क्या होता है कि जो हमारी विंड होती है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ मुड़ जाती है और आपके सदर्न हेमिस्फीयर में क्या करती है, लेफ्ट की तरफ क्या करती है, बैंड यानी मुड़ जाती है। तो ये तो आपको बात समझ में आ गया। अब हमने कहा कि जो हमारे साइक्लोन का डायरेक्शन होता है वह आपके नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, और आपके सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है। तो यह कैसे होता है, थोड़ा सा इसे देख लेते हैं, देख लीजिए। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, हमने अभी आपको बता के अभी हम आ रहे हैं कि जो आपकी विंड होती है वो आपके राइटवर्ड डायरेक्शन में क्या करती है, डिफ्लेक्ट कर जाती है। तो मान लीजिए यहाँ पे बीच में क्या है, यहाँ पे बीच में क्या है, लो प्रेशर है, बीच में क्या है, लो प्रेशर है, और चारों तरफ से यहाँ पे मान लीजिए क्या है, हाई प्रेशर है। तो चारों तरफ से विंड क्या होती है, इस लो प्रेशर के पास आती है। तो यह हमारा क्या हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो हमने क्या कहा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो हमारा विंड होता है वो राइटवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी मुड़ जाता है। तो यहाँ पे जब हमारी जो विंड है ऐसे जा रही, तो इसका राइटवर्ड डायरेक्शन कौन हो जाएगा, इधर की तरफ क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी, इधर की तरफ मुड़ जाएगी, ये भी इधर की, और ये भी क्या हो जाएगा, इधर की तरफ मुड़ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं कि जो हमारे विंड का डायरेक्शन है वह क्या है, आपका एंटी क्लॉकवाइज है, यानी घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में है। तो आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्शन क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक वाइज होता है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ साइक्लोन, यहाँ पे लिख लीजिए, डायरेक्शन ऑफ साइक्लोन, डायरेक्शन ऑफ साइक्लोन
इन नदर्न हेमिस्फीयर, इन नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो नदर्न हेमिस्फीयर में तो हमने जान लिया कि जो हमारे साइक्लोन का डायरेक्शन होता है वह क्या होता है, आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमने बताया कि जो हमारी विंड है ऐसे जा रही है, तो ये नदर्न हेमिस्फीयर में क्या करेगी, राइट की तरफ बैंड करेगी, यानी इधर मुड़ जाएगी। तो ऐसे ऐसे करके जब ये मुड़ती है तो कुछ इनका डायरेक्शन क्या हो जाता है, ऐसे हो जाता है, जो कि हमारे घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में हो गया। अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं, आपके सदर्न हेमिस्फीयर में आ जाते हैं कि सदर्न हेमिस्फीयर में जो हमारे जो साइक्लोन का डायरेक्शन होता है वह क्या होता है, आपका क्लॉकवाइज होता है। वह कैसे होता है अभी देख रहे हैं, ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में हमें देखना है कि हमारे जो साइक्लोन का डायरेक्शन होता है वह कैसे क्लॉकवाइज होता है। तो मान लीजिए बीच में क्या हो गया, हमारा यहाँ पे लो प्रेशर हो गया और यहाँ पे चारों तरफ से विंड क्या होती है, यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे चारों तरफ से क्या हो रही है, विंड आ रही है। तो हमने क्या कहा कि सदर्न हेमिस्फीयर में जो हमारा विंड होता है वह किस डायरेक्शन में क्या होता है, मुड़ जाता है। तो लेफ्ट डायरेक्शन में क्या होता है, मुड़ जाता है। तो यह जो विंड है ये ऐसे जा रही, तो इसका लेफ्ट कहाँ है, इधर है। तो यह कुछ हमारे ऐसे मुड़ जाती है, फिर यह ऐसे मुड़ जाएगी, फिर यह ऐसे मुड़ जाएगी। तो यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपके साइक्लोन का डायरेक्शन कैसा है, हमारे घड़ी के सुई के दिशा में, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन क्या हो गया, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ये क्या हो गया, हमारा डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन ऑफ साइक्लोन, साइक्लोन इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो हमने क्या कर लिया, आपने साइक्लोन का डायरेक्शन क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया, और हमारे साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है उसे भी देख लिया। अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं, अपने साइक्लोन के टाइप पर आ जाते हैं कि हमारे साइक्लोन कितने तरह के होते हैं, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गया कि साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हमने कहा कि मैम हमारे बीच में यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर बनता है, किस कारण, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है और इसके चारों तरफ क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, जिस कारण क्या होता है कि चारों तरफ से हवाएं आती है और यहाँ पे लो प्रेशर के पास आती है। फिर हमने कहा कि यहाँ से भी हवाएं गर्म होकर क्या करती है, ऊपर की तरफ राइज करती है, लेकिन वो हमारे कोरियोलिस फोर्स के कारण क्या होता है, वह साइक्लोनिक फॉर्म में क्या करने लगती है, मूवमेंट करने लगती है कोरियोलिस फोर्स के कारण। फिर हमने आपको बताया कि इनका डायरेक्शन क्या होता है, सारी चीजें हमने बता दिया। अब हम लोग आते हैं कि जो हमारे साइक्लोन होते हैं, यानी जो हमारे साइक्लोन होते हैं वह कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो हमारे साइक्लोन होते हैं, साइक्लोन वह कितने तरह के होते हैं, आपके दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन और दूसरा हमारा क्या होता है, टेम्परेट साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन को हिंदी में क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, और टेम्परेट साइक्लोन को हिंदी में क्या कहते हैं, आपका शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो यहाँ पे लिख लीजिए जो हमारे साइक्लोन होते हैं वह आपके दो तरह के होते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि आज हम पढ़ेंगे। और हमारा सेकंड क्या होता है, आपका टेम्परेट साइक्लोन, टेम्परेट, टेम्परेट साइक्लोन, साइक्लोन, ठीक है, टेम्परेट साइक्लोन। तो ये जो हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसका हिंदी भी लिख देते हैं ताकि जिनको हिंदी इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है वो हिंदी लिख ले। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। और फिर जो हमारे टेम्परेट साइक्लोन होते हैं उनका हिंदी क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। तो अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं, अपने ट्रॉपिकल साइक्लोन पे आ जाते हैं कि जो हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं यह किस रीजन में इनका फॉर्मेशन होता है और इनके फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से ऐसे कारक है जो कि जिम्मेदार है। तो यहाँ पे आ जाइए, लिख लीजिए ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। तो ये जो हमारे उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं इनका थोड़ा सा हम हिंदी भी लिख देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या कहते हैं,
उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो ये जो आपके उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं इनकी उत्पत्ति कहाँ होता है, इनकी उत्पत्ति कहाँ होता है, किस रीजन में होता है, उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक ग्लोब बना रहे हैं और उसमें चीजों को क्या करेंगे, समझाएंगे, ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाए। ये हमारा ग्लोब हमेशा कैसा बनता है, मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, ग्लोब हो गया। अभी हम आपको समझा रहे हैं कि जो हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है वह किस रीजन में आपको देखने को मिलता है। तो ये मान लीजिए हमारा क्या हो गया, इक्वेटर हो गया, जो कि हमारे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। और यहाँ पे आपको क्या मिल गया, यहाँ पे आपका ऊपर में क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और यहाँ पे हम लोग साउथ में 23.5 डिग्री साउथ को क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ये जो आपके बीच का रीजन होता है, इस बीच के रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, यानी ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे इसको हिंदी में लिख लीजिए, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि आखिर जो हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ होती है। तो हम आपको बता रहे हैं कि जो हमारे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति हमारे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है। हमने क्या बात कहा कि आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो हमने कहा कि आपके उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों में होती है। यानी हमारे कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो हमने कहा कि आपके चक्रवात का मतलब फॉर्मेशन कहाँ होगा, तो हमने कहा कि इस हमारे दोनों के बीच के क्षेत्र में क्या होगा, आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो आपको सबसे पहला बात क्या हो गया कि जो हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं उनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो हमारे ट्रॉपिकल रीजन में होता है। आपको टेम्परेट रीजन में इसका जो प्रभाव होता है नहीं देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट बात हमने क्या कहा कि जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, यानी जो आपके उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, उनकी उत्पत्ति हमारे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है। और जब इनकी उत्पत्ति हमारे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, हमारा महासागर है, तो हमने क्या कहा कि इनकी उत्पत्ति उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के आपके महासागरों पर होती है और वह हमारे तटीय क्षेत्रों की तरफ क्या होते हैं, गतिमान होते हैं। यानी इनकी जो उत्पत्ति है वह आपके उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों में होती है और वह किस तरफ गतिमान होते हैं, तो वह हमारे तटीय क्षेत्रों की तरफ क्या होते हैं, आपके गतिमान होते हैं। यानी महासागर में इनका उत्पत्ति हो गया, लेकिन यहाँ हमारे तटीय क्षेत्रों की तरफ यानी कोस्टल एरिया की तरफ क्या होते हैं, गतिमान होते हैं। तो पहला बात आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन में समझ में आ गया कि इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है। तो जो इसका उत्पत्ति होता है यानी फॉर्मेशन होता है वह आपके उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होता है, महासागरों में होता है और वह तटीय क्षेत्रों की तरफ क्या होते हैं, गतिमान होते हैं। तो ये जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं इस अलग अलग क्षेत्रों पे क्या कहते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे इस इंडियन ओशियन में किस नाम से जानते हैं, इसे आपके इंडियन ओशियन में इंडियन ओशियन में हम लोग इसे क्या कहते हैं, तो साइक्लोन कहते हैं। इंडियन ओशियन में इसे क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं। वही आपके अटलांटिक ओशियन में इसे दूसरे नाम से जाना जाता है, अटलांटिक ओशियन में इसे हम लोग हरिकेन के नाम से जानते हैं। ये नाम आपसे पूछा जा सकता है कि हरिकेन कहाँ जाना जाता है, किस नाम से, किस ओशियन में जाना जाता है। फिर आपके पश्चिमी प्रशांत महासागर यानी हम लिख ले यहाँ पे वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन और हमारे साउथ चाइना सी में इसे किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग टाइफून के नाम से जानते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए
चाइना सी में इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग टाइफून के नाम से जानते हैं, टाइफून, ठीक है, टाइफून के नाम से जानते हैं। और इसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जानते हैं? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हम लोग इसे विली विली के नाम से जानते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में इसे किस नाम से जानते हैं? तो आपके विली विली के नाम से जानते हैं, विलीज के नाम से जानते हैं, विलिज के नाम से जानते हैं। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से हम लोग क्या करते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन को जानते हैं। तो ये हमने आपको नाम बता दिया, इंडियन ओशियन में साइक्लोन, अटलांटिक ओशियन में हरिकेन, और हमारे वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन प्लस सदर्न चाइना, साउथ चाइना सी में टाइफून के नाम से जानते हैं, प्लस हमारे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में इसे किस नाम से जानते हैं? तो आपके विलिज के नाम से जानते हैं। तो ये हमने क्या कर दिया, अपने चक्रवात का नाम बता दिया, यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम बता दिया। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के उत्पत्ति एवं विकास के लिए, उत्पत्ति एवं विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि क्या होते हैं, हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तभी उस रीजन में क्या आपको देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए। तो सबसे पहले इसके लिए जो जिम्मेदार कारक होता है वह क्या होता है कि जहां पर यह ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, वहां का जो समुद्र का सतह होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए सी सरफेस, लार्ज सी सरफेस, लार्ज सी सरफेस, यानी जो समुद्र का सतह है वह क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, यानी लार्ज होना चाहिए। और जो हमारे समुद्र का टेम्परेचर होता है, यानी जो आपके ओशियन का टेम्परेचर होता है वह आपके 27 डिग्री सेल्सियस से भी क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। और यहाँ पे लिख लीजिए जो टेम्परेचर होता है वह आपके 27 डिग्री सेल्सियस से भी क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो पहला कारण तो ये हो गया कि जहाँ पे आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है यानी उसकी उत्पत्ति होती है वहां पे क्या होता है कि जो हमारा सी का सरफेस होता है, यानी ये क्या होता है, सी का जो हमारा सरफेस होता है वह क्या होना चाहिए, आपका लार्ज होना चाहिए, यानी बड़ा होना चाहिए। वहीं पे क्या आपको देखने को मिलता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को मिलता है। तो पहला कारण तो ये हो गया। और दूसरा क्या है कि हमारा जो वहां पे टेम्परेचर है वह 27 डिग्री सेल्सियस से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। क्योंकि जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा वहीं पे तो लो प्रेशर बनेगा, तभी तो चारों तरफ से हवाएं आएंगी वहां पे। फिर जो हमारा दूसरा कारण होता है वह क्या होता है कि वहां पे कोरोलिस फोर्स होना चाहिए, कोरोलिस फोर्स होना चाहिए। फिर हमारा तीसरा क्या होता है कि वहां पे हमारा कमजोर निम्न दाब होना चाहिए, यानी वीक लो प्रेशर होना चाहिए, वीक लो प्रेशर होना चाहिए, लो प्रेशर होना चाहिए। फिर हमारा जो तीसरा कारण हो जाता है वह क्या हो जाता है कि ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना चाहिए। अब ये जो आपको 4 पॉइंट हम बता रहे हैं ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अभी हम क्या करें, आपको डायग्राम के थ्रू क्या करें, चीजों को समझा रहे हैं कि क्या हमने कहा कि ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में, पवनों की गति में अंतर कम होना चाहिए, अंतर कम होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि आपके ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए।
तो देखिए हमने क्या कहा, आपके साइक्लोन यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन की उत्पत्ति के लिए हमने आपको कारक बता दिए, ये कारक होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने डायग्राम पे इसको समझते हैं। पहले अभी हम जो डायग्राम बना रहे हैं उसको समझना है, फिर हम जो उसका पिक्चर लाए हैं उससे हम आपको क्या करेंगे, समझाएंगे। तो पहला बात हमने आपको क्या बताया है कि मान लीजिए ये क्या हो गया, हमारा सी सरफेस हो गया, यानी लार्ज सी सरफेस। तो पहला बात तो ये हो गया हमारा यहाँ पे लार्ज सी सरफेस, ये पहला बात हो गया। हमारा जो समुद्र का सतह होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, हमारा लार्ज होना चाहिए, यानी बड़ा होना चाहिए। फिर हमने क्या कहा कि जो हमारे ओशियन का टेम्परेचर है वह कितना होना चाहिए, तो हमारे 27 डिग्री सेल्सियस से भी क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तभी तो आपके यहाँ ओशियन में क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे बीच में क्या होता है, आपके ओशियन में कहीं पर क्या बन जाता है, लो प्रेशर बन जाता है। यहाँ पर क्या बन जाता है, आपका लो प्रेशर बन जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपका टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। लेकिन इसके चारों तरफ क्या है, इसके चारों तरफ क्या है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर है, और इसके इधर भी क्या है, हाई प्रेशर है। तो इसके चारों तरफ क्या है, हाई प्रेशर है, बीच में क्या है, लो प्रेशर है। तो हमने क्या कहा, पहला लार्ज सी सरफेस होना चाहिए, पहला बात हमें क्लियर हो गया। दूसरा हमने क्या कहा कि जो समुद्र का टेम्परेचर है, यानी जो आपके ओशियन का टेम्परेचर है, वो आपके 27 डिग्री सेल्सियस से भी क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो दोनों बातें हमने बता दिया, अधिक है तभी यहाँ पे समुद्र में आपका लो प्रेशर बन रहा है, और चारों तरफ क्या है, हाई प्रेशर है। तो आपके ओशियन में क्या होता है, अब यहाँ हाई प्रेशर से जो हमारी विंड है वह आपके लो प्रेशर की तरफ आती है, यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ रही हैं। तो जब यहाँ पर जो हमारी हवाएं आती है, अब यहाँ पर से भी हवाएं गर्म होकर क्या होंगी, ऊपर की तरफ राइज करेंगी। तो यहाँ पे हम लोग इन्हें ऊपर उठा देते हैं, तो यहाँ पे यह ऊपर तो उठेगी, लेकिन हमारे कोरियोलिस फोर्स के कारण क्या होगा, इनका स्पाइरल मूवमेंट होने लगेगा, यानी साइक्लोनिक फॉर्म में क्या करेंगी, यह मूवमेंट करेंगी, कुछ ऐसे क्या करेंगी, मूवमेंट करेंगी। तो जब यह हमारी ऊपर जाती है तो क्या करती है कि अपने साथ में आर्द्रता को भी क्या करती है, ऊपर लेके जाती है। क्यों, क्योंकि जैसे हमारे जो ये विंड है यह क्या करती है कि लो प्रेशर की तरफ आती है, तो यह ओशियन से क्या करती है, आर्द्रता को ग्रहण कर लेती है, और जिस कारण क्या होता है कि जो हमारी हवाएं ऊपर की तरफ राइज करती है वह अपने साथ में क्या कर जाती है, आर्द्रता को भी साथ में ले जाती है। तो जैसे यह ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद इनका क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। फिर यहाँ पे हवाओं का क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है, और यह ऊपर अपना आर्द्रता लेके गई है, तो यह क्या करेगी, आपके क्लाउड्स का क्या करेगी, फॉर्मेशन करेगी। क्लाउड्स का क्या करेगी, फॉर्मेशन करेगी। क्यों, क्योंकि यह अपने साथ में क्या लेके गई है भाई, आर्द्रता को लेके गई है, तो इसलिए यह क्या करेगी, कौन आपके क्लाउड्स का फॉर्मेशन करेगी। आप सबको पता होगा कि जैसे हम लोग 1 किलोमीटर की हाइट पर जाते हैं तो आपका 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, जिस कारण क्या होता है कि जो हमारे ऊपर जाके हमारे इन जल वाष्प का यानी जलों का क्या होने लगता है, कंडेंसेशन होने लगता है, जिससे ये क्लाउड्स का फॉर्मेशन करती है। तो अब इस रीजन में क्या हो जाता है, आपके क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो गया, यानी बादल हो गया। फिर उस रीजन में क्या होता है, भारी वर्षा होता है, और भारी वर्षा भारी तूफान क्या होता है, देखने को मिलता है। तो ये जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं यह क्या होते हैं, बहुत विध्वंसक होते हैं। यह विध्वंसक प्राकृतिक घटनाओं में से एक होता है, जिस भी क्षेत्र में यह आता है वहां पे बहुत ज्यादा क्या करता है वहां पे बहुत ज्यादा क्या होता है, विध्वंसक होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गया, ये बात आपको समझ में आ गया कि जो हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन है इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। आज बैटरी डिस्चार्ज हो गया। तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन आपको समझ में आ गया कि कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो ये जो आपको बीच में ऐसे देखने को मिल रहा है, ये जो आपको देखने को मिल रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, आई वॉल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आई वॉल कहते हैं। और इस रीजन में क्या होता है कि इस रीजन में आपको शांति देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हवाएं ऊपर जाती है जनरली, और ये जो हमारे क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है वह क्या होता है, बहुत दूर दूर तक होता है। तो आपको ये ट्रॉपिकल साइक्लोन समझ में आ गया, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले तो हमने क्या कहा कि लार्ज सी सरफेस होना चाहिए,
लार्ज सी सरफेस होना चाहिए। तो आपको ये ट्रॉपिकल साइक्लोन समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं कि आज जो हमारा बैटरी है वह क्या है, डिस्चार्ज है। और अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि इसे अच्छे से कवर कर लेंगे जो भी हमारा बचा है। फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन के बाद हम लोग टेम्परेट साइक्लोन, फिर हम लोग टोर्नेडोज को पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि हमारा जो सेल है वो बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो गया है और आपकी क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।